हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो अगर आप टेस्ट दे रहे हैं नेट वाला भैया ऐप पर, तो आपको ये पता होगा कि भैया हमारा जो है मॉडल टेस्ट का जो है एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आज हम लोग थर्ड मॉक्स का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सर आपकी एग्जाम कब है? अगस्त में। और आपका क्या हो रहा है सर? प्रैक्टिस हो रही है। पेपर 1 की प्रैक्टिस पूरी हो रही है। पेपर 2 भी हम लोग बहुत जल्दी कॉमर्स की शुरुआत करने वाले हैं। मतलब 3 घंटे का टेस्ट भी हम लोग जरूर करेंगे। आइए तो आज शुरू करते हैं। पेपर 1 जो हमने कल किया था उसकी आज हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। शुरुआत करें सर? बिल्कुल करिए। आइए देखिए, सबसे पहले क्या करें, आप टेस्ट देने के लिए नेट वाला भैया ऐप को डाउनलोड करें और वहां पे फिर आपको टेस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। आप उसको वहां से कर सकते हैं, लेकिन लाइव टेस्ट है तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन यूजीसी नेट से रिलेटेड मिलती रहे। आइए चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और क्या कहता है? कहता है व्हेन पीपल इंटेंड मीनिंग इन देयर कम्युनिकेशन दे आर डीलिंग विद। बोल रहा है जब लोगों का संप्रेषण में अर्थ आसित होते हैं, मतलब सीधा सीधी बात है कि बोल रहा है जब आप कम्युनिकेशन करते हैं और लोगों की बातों को समझ जाते हैं या उनके मीनिंग्स को कर लेते हैं, तो दे आर डील विद। किससे डील करते हैं? वो डील करते हैं साइकोलॉजी ऑफ टाइम से। उनके साइकोलॉजी का क्या, उस टाइम में क्या उसकी साइकोलॉजी चल रही होती है, क्या वो सोच रहे होते हैं, तो उससे वो डील कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि भैया हम मेरा टॉपिक जो हम बात करना चाह रहे थे लोग भी उसको समझ रहे हैं, तो इसीलिए इसको डील करते हैं किससे? साइकोलॉजी ऑफ टाइम से। नेक्स्ट चलें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अकॉर्डिंग टू सेमियोटिक ट्रेडिशन कम्युनिकेशन इज अ मीडियम ऑफ साइंस। साइंस सिंबल्स की बात तो सेमियोटिक ट्रेडिशन करता है। रिचार्ड एगडन ने इनको दिया है इसके बारे में। और ये जो बात करता है किसकी बात करता है सर? इंटर सब्जेक्टिव की बात करता है। दो कम्युनिकेट लोगों के बीच के ये बात करता है कि उनका सिंबल्स, उनका ट्रेडिशंस क्या है, उसकी बात ये करता है। साइंस सिंबल्स की नहीं। जी सर, तो आ जाएगा इंटर सब्जेक्टिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा बुद्धिस्ट यूज कम्युनिकेशन टू हाईलाइट द फेनोमेना ऑफ। बुद्धिस्ट जो है कम्युनिकेशन का यूज किस लिए करते थे? किस फेनोमेना को हाईलाइट करने के लिए? क्या ह्यूमन हायरार्की? नहीं सर, ह्यूमन हायरार्की को तो, या ह्यूमन हायरार्की मतलब डिफरेंशिएशन की बात हो गई ना, नहीं ये तो नहीं होगा, अलग अलग करने की बात होगी हायरार्की। लेकिन इसकी बात ये बुद्धिज्म नहीं होती थी। इम्परमानेंस इसकी बात होती थी, नश्वरता, ठीक है, ह्यूमन सफरिंग और नॉन सेल्फिश, तीनों की बात होती थी। सोशल डिस्टेंस की बात नहीं होती थी। आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। क्या हो जाएगा जी? बी, सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट चलें। आइए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोशल इमोशंस डिस्प्लेड ड्यूरिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है तो कौन सा सोशल इमोशंस जो है वो दिखता है, वो आता है? एक तो एम्बैरेसमेंट फील होता है अगर आप नए नए किसी से बात करने जा रहे हो तो। गिल्ट फील होती है अगर कुछ गलत बोल दिया तो। शेम भी फील होता है, शर्म आती है हमें बात करने में। प्राइड कभी कभी होता है जब अच्छी बात कर लेते हैं तो। जेलसी भी होती है कभी कोई आपसे अच्छा बात कर ले इस तरह से। तो भैया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में, यानी दो लोगों की कम्युनिकेशन के बीच में ये सारी चीजें होती है। आंसर हो जाएगा 4, ए बी सी डी ई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन प्रीसीड्स वर्बल कम्युनिकेशन इन ह्यूमन लाइफ। ये बात बिल्कुल सही है कि जो चीजें हम नॉन वर्बल ये एक्सप्रेशन के थ्रू समझ जाते हैं ना, जो इमोशंस हमारा एक्सप्रेशन के थ्रू समझ जाते हैं, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के बिहाफ पे ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गैर शाब्दिक भावनात्मक अभिव्यक्ति मानव जीवन में शाब्दिक परिचय से पहले होती है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो हम उसको बोलना तो नहीं आता है, लेकिन उसको इशारा समझ में आ जाता है ना, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन ज्यादा जब पहले आ जाता है हम ह्यूमन के लाइफ में। कह रहा दूसरा, सोशलाइजेशन इनकलकेट्स डिस्प्ले नॉर्म्स फॉर एप्रोप्रिएट इमोशनल कम्युनिकेशन। कह रहा है सामाजिकरण समुचित भावनात्मक संप्रेषण के लिए प्रदर्शन मानकों को अंतर्निवेशित करता है। बिल्कुल सही बात है ना। सोशलाइजेशन डिस्प्ले करता है क्या? नॉर्म्स को, एप्रोप्रिएट इमोशनल कम्युनिकेशन को। तो ये बात बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब एज ए मग्नकर्ता ऑफ इंडियन एजुकेशन। सर मग्नकर्ता इंडियन एजुकेशन का वुड डिस्पैच में आया था 1854 में, तो ये याद रखिएगा। और देखिए वुड डिस्पैच में क्या बात करी गई थी, है ना। वुड डिस्पैच 1854 मग्नकर्ता और इंग्लिश एजुकेशन की बात करी गई थी। जो फर्स्ट कंप्रिहेंसिव प्लान था
मास एजुकेशन के लिए इंडिया में ना, उन्होंने गवर्नमेंट टू टेक इट प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर एजुकेशन एंड सजेस्ट ग्रांट इट हैड टू इनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इन्होंने प्राइवेट एंटरप्राइज को क्या किया था सर, बोला कि इनकरेज किया जाए, ठीक है। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में बात की गई कि प्राइमरी स्कूल्स में दिया जाए, वर्नाकुलर मतलब वो रीजनल लैंग्वेज में, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स बनाए जाए, एफिलिएटेड कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, यूनिवर्सिटीज प्रेसिडेंसी टाउन्स में हो, है ना। इम्पेटस दिया गया फीमेल एजुकेशन को और वोकेशनल ट्रेनिंग को, ठीक है। सेक्युलर एजुकेशन की बात करी गई, ठीक है। और उसके बाद 1857 में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता यूनिवर्सिटी को का सजेशन दिया गया कि ये बनाया जाए। फर्स्ट टाइम बात हुआ फीमेल एजुकेशन का, और वायसराय मायो टर्म्स देखा कि राजकोट कॉलेज, कटिहार कॉलेज और मायो कॉलेज अजमेर 1875 में पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी गई इंडियन प्रिंसेस और एलाइट्स को, ठीक है। इतनी सारी बातें हुई वो डिस्पैच में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, कह रहा है इन इट्स अर्ली इयर्स द कलकत्ता यूनिवर्सिटी हैड एफिलिएटेड कॉलेज इवन इन, कहां था भाई साहब सर, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज श्रीलंका में भी था, सिलोन में, क्या श्रीलंका में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, कह रहा प्री इंडिपेंडेंस कॉलेज है कुछ और उसके प्लेस दिए गए हैं, आपको बताना है कहां होगा। देखिए रेड कॉलेज तो लखनऊ में है, ये तो पता है, फॉरमैन कॉलेज लाहौर में है, म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में है, और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में है। तो ए का 3rd, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी 3rd नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, दो स्टेटमेंट है, कह रहा है नालंदा अपार्ट फ्रॉम बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट द वेदास वर आल्सो टॉट। बिल्कुल सही बात है कि सर बुद्धिज्म के अलावा वेदा भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट हाउएवर अटेम्प्ट्स वर मेड टू डिस्करेज द टीचिंग ऑफ लिटरेचर एंड राइवल्स रिलीजन। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म वहां पढ़ाया जा रहा था और बाकी की जो आपके रिलीजन है उसको ये किया जा रहा था, क्या डिस्करेज किया जाता है, ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे भी सबकी पढ़ाई होती थी। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, यानी 3rd नंबर, ठीक है जी सर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, क्या रहा है इंडिया स्पेंड्स वन ऑफ द लोएस्ट अमाउंट पर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन इन द वर्ल्ड। ये बात बिल्कुल सही है, ये देख लो एक फैक्ट बहुत बड़ा कि भैया इंडिया जो है सबसे कम अमाउंट पर स्टूडेंट पे खर्च करता है हायर एजुकेशन में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। और स्टेटमेंट 2 क्या है, द परसेंटेज जो था यूनिवर्सिटी का हायर एजुकेशन का 0.77% था 1990-91 में, और अभी जो है 2004-5 में कितना है 0.66% है, और घट गया, बढ़ना चाहिए घट गया। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो पहला नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा म्यूजिशियन यूजेज अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। एक म्यूजिशियन जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन यूज करता है टू डाउनलोड म्यूजिक को डाउनलोड करने के लिए। इस संबंध में इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कह रहा है सम रूरल एरियाज इन इंडिया हैव पुअर ब्रॉडबैंड एक्सेस। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें गलत क्या है, कह रहा है देयर इज नो नीड टू डायल अप ब्रॉडबैंड इन ऑलवेज कनेक्टेड। ये भी बात बिल्कुल सही है कि डायल अप मींस ब्रॉडबैंड जब कनेक्टेड है तो हमेशा डायल अप करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी सही है। कह रहा है यू कैन नॉट यूज लैंडलाइन फोन एट द सेम टाइम व्हाइल यूजिंग द। ये लैंडलाइन का इससे क्या कनेक्शन है, लैंडलाइन में तो नॉर्मल है, तो लैंडलाइन कनेक्ट का हम यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इसका ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। तो ए और बी दोनों क्या होगा, सही होगा, ठीक है। वो डब्बा वाला फोन को, डब्बा वाला वो ना जो बटन वाला होता था ना, एस उठा के वो तार वाला वो वाला फोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, सॉफ्टवेयर है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। तो कह रहा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा मैगजीन को। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा मल्टीमीडिया स्लाइड स्लो, है ना। और फिर क्या सर, इन्फ्रेंस इंजन क्या करेगा, मैच करेगा इलनेस टू सिम्टम्स। और डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बात याद रखिएगा, एक का 4, बी का 3rd, सी का 2, डी का 1, यानी कि 3rd नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। आइए कह रहा है विकी इज यूजुअली सम फॉर्म ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना, एंड पोस्टिंग टेंड टू बी शॉर्ट इन लेंथ। ऐसा तो नहीं है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फर्स्ट तो गलत है ना। विकिपीडिया की बात कर रहा है, मोबाइल फोन प्राइमरी यूज ऑफ फ्लैश मेमोरी, ये बिल्कुल बात सही कह रहा है, तो फर्स्ट फॉल्स, दूसरा सही, यानी कि 4 नंबर, है ना। चलो दूसरा क्या है, 14 नंबर कह रहा है, दो स्टेटमेंट है, आ जाओ। आरएफआईडी बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी का आइडेंटिफिकेशन को, है ना। इज द यूज ऑफ फिंगरप्रिंट स्कैन, रेटिना स्कैन, फेस आइडेंटिफिकेशन, इटीसी। गलत बात है भाई साहब, ये क्या सही बात है क्या, है ना, बताओ
क्या सही बात है क्या? नहीं सर, RFID तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, तो रेटिना स्कैन और फेस स्कैन के लिए नहीं होता है, तो ये तो क्या गलत है। दूसरा कह रहा है द वेबसाइट यूजिंग स्ट्रीमिंग मेथड टू डिलीवर वीडियो मींस द वीडियो कैन बी प्लेड व्हाइल इट इज बीइंग डाउनलोडेड और अकॉर्डिंग लेस टाइम इज रिक्वायर्ड बिफोर यूजर्स कैन व्यू वीडियो। ये बात बिल्कुल सही है कि वेबसाइट यूज कर रहा है स्ट्रीमिंग मेथड, है ना, वीडियो डिलीवर करने के लिए, तो वीडियो क्या हो सकता है, प्ले किया जा सकता है, जब वो प्लेड है तब भी डाउनलोड किया जा सकता है, और अकॉर्डिंग टू लेस टाइम, है ना। बात समझ में आ रही है? जी सर। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, वीडियो दिखाने के वेबसाइट द्वारा प्रवाही विधि का उपयोग करने का अर्थ है कि जब वीडियो डाउनलोड किया जा रहा है, उसे चलाया जा रहा है, तो तदनुसार प्रयोक्ता के वीडियो को देख सकने के पूर्व कम समय लगता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलें, तो क्या इसका हो गया, पहला गलत, दूसरा सही, यानी कि 4 नंबर, है ना। याद रखिएगा। देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, यूज करता है डेटा बिटवीन रीडर एंड मूवेबल आइटम टू आइडेंटिफाई, कैटेगराइज और ट्रैक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 15 में। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आपका स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा ट्रू है बता दीजिए। कह रहा है which of the following statement are true? One of the main advantage of ROM is that the information stored on the ROM chip is not lost even when the power is turned off। बिल्कुल से बूटिंग रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है ना, तो इसको याद रखिएगा। ये टर्न ऑफ भी हो जाए तो कोई फायदा नहीं है, मतलब इसमें डेटा बचा रहता है। ASCII इसका एक्रोनिम है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये तो गलत दिया हुआ है, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ गलत है, तो जहां जहां दूसरा हटा दें सर। बी कहां कहां है, बी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो आंसर ए और सी हो जाएगा, देख लो, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखो यही क्वेश्चन एक पिछले वाले में आया था, जिसमें हमने दिया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है आंसर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिनोटेशन की बात करना है। यहाँ कोनोटेशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कोनोटेशन की, मतलब ये सब्जेक्टिव मीनिंग में जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है ना जी। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सबसे पहले एनिमल आएगा, फिर वर्टेब्रेट आएगा, फिर मैमल आएगा, फिर बोवाइन आएगा, फिर काव आएगा। तो सबसे नीचे से ऊपर एनिमल, जानवर से शुरू हुआ और फिर एक्सप्लेनेशन काव तक गया। ठीक है, याद रखिएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द गिवन बिलो टू कॉन्सेप्ट, कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ सिंगल प्रोपोजिशन। बिल्कुल सही बात है यार, वैलिड है इनवैलिड है ये कैसे पता चलेगा सिंगल से, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है नहीं सर। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ कैन नॉट बी अप्लाइड टू आर्ग्यूमेंट्स, ये भी बात बिल्कुल सही है, जो ट्रूथ है वो आर्ग्यूमेंट पे अप्लाई नहीं हो सकता। चलिए बोथ स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। चलिए नेक्स्ट चलें। आइए सर, ये याद था ना, देवी को साउंड पसंद है और नॉन डिडक्टिव यानी इंडक्टिव बोलते हैं उसको, है ना, याद रखिएगा। देवी वैलिड है इनवैलिड है, वैलिड है तो साउंड होगा या इन साउंड होगा, है ना, याद रखिएगा, ये चीज मैंने ऑलरेडी बता रखा है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है which fallacy is committed in the following argument, कह रहा है what is good for individual type of business cannot bad for economy as a whole। देखो ये कह रहा है पार्ट टू होल का कहानी, कि जो चीज पार्ट के लिए सही होगी वो पूरा होल के लिए भी सही होगी। तो ये कह रहा है कि भैया अगर एक इंसान के लिए कोई बिजनेस सही होगा तो इकोनॉमी के लिए कैसे गलत हो सकता है, वो भी गलत नहीं होगा, जबकि ये गलत फैलेसी है। इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहता है जो इंडिविजुअल के लिए सही है वो पार्ट के लिए भी सही होगा, मतलब पार्ट टू होल की बात ये करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द स्टेटमेंट स्वाति माइंड इज अ ट्री इज ऑलवेज लादेन विद द फ्रूटफुल आइडियाज इज एन एनालॉगी। एनालॉगी क्या होता है, कंपैरिजन होता है ना, कि स्वाति का माइंड ट्री की तरह दिख रहा है। जी सर, तो ये तो एनालॉगी है, लेकिन कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है स्वाति माइंड इज अ ट्री इज लादेन विद अ फ्रूटफुल आइडिया ओनली डिस्क्रिप्टिव, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही, तो ये थर्ड हो जाएगा। इसका आंसर देखिए सर 1 दिया है, इसको थर्ड कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, थर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलें। जी सर, कह रहा है अमॉन्ग 5 प्रोपोजिशंस, 5 प्रोपोजिशन होते हैं न्याय सिलोजिज्म में। जी क्या पहला क्या होता है, प्रतिजना, और लास्ट क्या होता है, निगमना। देखो वही बात कह रहा है, प्रतिजना और निगमना है पहला, और स्टेटमेंट दूसरा कह रहा है कि 5 प्रोपोजिशन जो होते हैं न्याय के, उस न्याय प्रोपोजिशन में सेकंड जो है वो हेतु है और फोर्थ है उपान्य। देखो याद रखो 5 प्रोपोजिशन क्या होते हैं सर, 5 होते हैं, प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपनयना और निगमना। तो पहला में क्या है, प्रतिजना आया, वही बात बोला, फिर 5 में क्या है, निगमन आया, वो बोला, सेकंड में हेतु आया, फोर्थ में उपनयन आया, है ना, ये आ गया। ये देखो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, देखो प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपनयन और निगमन आ गया ना।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है जी सर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, अब डीआई चलते हैं। डीआई में क्या है भाई साहब, डीआई में टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, अलग अलग आपके दिए गए हैं। जैसे एस रिप्रेजेंट किया सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, बोनस, रॉ मटेरियल एंड मिसलेनियस, इतना डिनोट किया। और 4 कंपनी है एबीसी, और इन एबीसी कंपनी का भाई साहब टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो दे दिया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया कितना कितना, ये है 80 लाख, ये है 90 लाख और ये है 75 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। अब हमें निकालना है, सवाल दिया गया है, अब बनाते चलना है। चलो आओ, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ऑन सैलरी एंड द एक्सपेंडिचर। देखो पहले कंपनी ए सैलरी लिख लो, ए का सैलरी, ठीक है जी सर, एंड कंपनी बी का रॉ मटेरियल, बी का रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ए का कितना था भाई, तो ए का था सर यहां 80 था ना, 80, 90 और 75 यही था, है ना, देख लो एक बारी, 80, 90 और 75। ठीक है जी सर। अब 80 का कितना परसेंट निकालना है, क्या निकालना है पहले, ए का सैलरी, सैलरी ये 80 का 24% कर दो, कितना आ जाएगा, एक देखो काट के 20 25 100 और 20 चौके 80, है ना, आ गया जी सर। 4 पचे 24 दूनी 48 दूनी 96/5, 96/5 कर दोगे तो 19.2 आएगा, 19.2 लाख, ये लाख में है, याद रखना। ठीक है, अब बी है, बी का क्या बोला, रॉ मटेरियल ना, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का आर है ये, ठीक है, बी है ये, 90 का 9%, यही है, ये कितना आ जाएगा 8.1 लाख। ठीक है, अब क्या पूछा है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, घटा दो, 2 में गया तो 1, ठीक है, 19 में गया तो 11.1, ये हो गया 11.1 लाख। देखो कहीं है 11.1 आ गया, कुछ था, कुछ भी नहीं था, है ना, देख लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी ऑन सैलरी इज अप्रोक्सीमेटली कंपनी ए ऑन ट्रांसपोर्टेशन, द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑफ, अरे भाई साहब ये परसेंटेज यहां होना चाहिए, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ऑन द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें सिंपल सा क्या बात बोला कि ए के ट्रांसपोर्टेशन से कितना है ना, तो पहले हम सी का निकाल देखें, सी कंपनी का क्या बोला है जी, सी का सैलरी, है ना, और ए का ट्रांसपोर्टेशन निकालें। चलिए सी कितना है, सी है सर 75 लाख, यही था ना, 75 का 21%, ठीक है, ये निकाल लीजिए 4, ये निकाल लीजिए 3, 21 63 भागा 4, कितना आएगा 15.75 आ गया जी सर। ट्रांसपोर्टेशन क्या है सर, ए का ट्रांसपोर्टेशन 15%, यानी ए कितना है 80 और 8 डेढ़ 12, है ना, कितना हो जाएगा 12 लाख। ठीक है जी सर। अब पूछा कितना ज्यादा है ना, ए से कितना ज्यादा है, तो ज्यादा देख लो, ज्यादा पूछा है कि ए क्या, अच्छा नहीं, ज्यादा नहीं पूछा है, बोला ए के कितना परसेंट है ना, तो ए के कितना परसेंट है ये देख लीजिए, 12 और 15.75 इंटू 100। अब इसको करिए, इसको अगर आप निकालिएगा तो आएगा 131.25%। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, 131% आएगा। ठीक है, चलो देख लो, अगर यही चीज पूछ देता कितना ज्यादा है तो हम क्या करते, पहले 15 में से 12 घटाते, 3.25 आता और फिर उसको 12 से डिवाइड करते, कितना ज्यादा है, मोर देन, है ना, तब, लेकिन मोर देन नहीं है तो हम नॉर्मल कर लिए, है ना, वो बोला ए के कितना परसेंट के बराबर है, ए के कितना परसेंट के बराबर है, तो भैया ए के आपके 131.25% के बराबर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 3 कंपनीज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर का तीनों कंपनी का बोला, यही ना, आओ निकाल लो, निकालें जी सर, आइए निकालते हैं। सबसे पहले क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर ना, तो ए का निकालो पहले, फिर बी निकालो और फिर सी निकालो, है ना, आ जाओ। 80 का 18%,
ए का इंफ्रास्ट्रक्चर, यही है ना जी। बी, बी कितना था, 90 का 15% है ना, ठीक है। और सी क्या, 75 का 24%। ठीक है, चलो निकाल लो। 5 4 18 चौक 72 और डिवाइड बाय 5 तो आ जाएगा 14.4। ठीक है, ये कर लो, एक एक उड़ा दो, 15 में कितना होगा 135, 13.5 है ना। आ जाओ ये कर लो, 4 3 24 73 72 भागा 5, 72 भागा 5 कर दोगे तो 18 चौक 72, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला टोटल एक साथ कितना, यही बोला ना एवरेज। अच्छा एवरेज पूछा है तो पहले इसकी तीनों को जोड़ो, 5 4 9, ठीक है, 8 3 11 4 15 के 5 और 3 1 4 45.9। सर 45.9 टोटल है तो एवरेज क्या हो जाएगा, 45.9 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 15.3 आंसर। 15.3 है कहीं सर, ये रहा एवरेज। क्लियर है जी सर। चलिए नेक्स्ट चलें, आ जाओ 24 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एक्सपेंडिचर कंपनी बी ऑन ट्रांसपोर्टेशन। तो भैया पहले निकालिए आप, आइए इसका निकालिएगा, सबसे पहले निकालिएगा ए का इंफ्रास्ट्रक्चर। सर ए का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी निकाले हैं हम लोग, 14.4 निकाले ना। ये भाई साहब ए का कितना हो गया, ए का 80 का 18% अभी निकाले ना 14.4। ठीक है, और दूसरा क्या था सर, दूसरा था बी का ट्रांसपोर्टेशन, बी का ट्रांसपोर्टेशन। तो बी ट्रांसपोर्टेशन ये 14%, 90 लाख का 14%, 10 गया। ठीक है, 126 12.6 हो जाना चाहिए, है ना जी सर। अब ये क्या बोला, ये बोला रेशियो निकाल लें। ठीक है, तो ये यहां भी पॉइंट है, एक पॉइंट वहां भी उड़ा दीजिए, 144 और 126 2 से करिए, 72 दूनी 144 और ये कितना हो जाएगा 13 और 50 63। ठीक है, 9 8 72 और 9 63, 8 8 5 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना, इजी है, बस आपको देखना पड़ेगा। चलो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए, बोनस में, है ना, कंपनी ए का बोनस। तो पहले कंपनी सी का इंफ्रास्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। सी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सी क्या है सर, ये 75 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना 24%, ये तो पता था आपको सर। कैसे डिवाइड कर दीजिए, परसेंटेज को छोड़िए, इसको ये डिवाइड करिए, ये देखिए 3 ये 4, ठीक है, ये 4 ये 6 6 18, कितना 18 लाख। चलो उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है कंपनी का बोनस, ए का बोनस, है ना। चलो बोनस देखो कितना आएगा, ए है ए का बोनस, ए कितना है सर, ए है 80 लाख और बोनस कितना है सर 10%। तो 10% क्या हो जाएगा, 1 0 गया 1 0 गया 1 0 गया 1 0, 8 लाख। ठीक है जी सर। अब ये क्या बोला कि कितना ज्यादा है, किससे, कंपनी ए से। तो पहले तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 10 ज्यादा आ गया जी सर। अब परसेंटेज मोर देन निकाल लो, क्योंकि ए से तो ज्यादा है ना 10, तो 10 भागा 8 इक्वल टू इंटू 100, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 125%, है ना। कैसे होगा सर, 2 चौके 8 2 पचे 10, ठीक है, 4 कर लो 25 25 पचे 125, है ना। क्लियर है जी सर। चलिए नेक्स्ट चलें, अब आ जाओ आंसर क्या हो जाएगा 125। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, राम कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। एक कोई इंसान है राम, वो एक काम को 18 दिन में कर सकता है। श्याम इज ट्वाइस एज इफिशिएंट एज राम। अगर राम कोई काम को 18 दिन में कर सकता है तो वो उसका दुगुना काम कर सकता है कितने दिन में सर, उसको ऑब्वियस सी बात है बताना है कि दुगुना एफिशिएंट है, मतलब हम कोई काम को जितना देर में करेंगे ना उससे डबल काम कर देगा श्याम। ठीक है, इफ बोथ देम स्टार्ट वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज इट विल टेक टाइम टू फिनिश वर्क। देखो यार सीधा सीधी बात है, हमने क्या किया सर, 2 श्याम करेगा तो राम कितना करेगा, 1 करेगा, तो टोटल 3 काम हो जाएगा। ठीक है, और टोटल 3 काम हो जाएगा
और 18 ये का काम ही है, डिवाइड को 3 से, तो 6 डेज में काम कंप्लीट नहीं कर लेगा, है ना। क्यों हमने 3 से किया, क्योंकि 3 आदमी का बन गया ना, राम 2 आदमी के बराबर खुद ही हो गया, और श्याम सॉरी राम 1 आदमी के बराबर खुद ही हो गया, और श्याम 2 आदमी के बराबर है, क्योंकि बोला एफिशिएंट डबल है, तो 3 आदमी के बराबर काम कर लेगा। और टोटल कितना काम है सर, 18 दिन का काम है। तो भाई साहब सीधा सीधी बात बताइए ना, कितना दिन टाइम लगेगा काम को करने में, सब 3 से डिवाइड कर दीजिए 18 डेज का काम, तो कितना हो जाएगा 6 डेज, और 6 डेज आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 डेज, है ना। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक। चलो कह रहा है इन ए क्लास देयर आर 8 10 25 17 स्टूडेंट्स, ठीक है, having their weights in the following range 50 से 54, 54 से 58, 58 से 62, 62 से 66 respectively, what is the mean। यार ये मीन पूछ दिया इसमें, ओहो इतना इजी क्वेश्चंस। आ जाओ, देखो कुछ नहीं दिया हुआ, CI दिया हुआ है, ठीक है, इससे हम लोग x निकाल लेंगे, इससे यहाँ f दिया हुआ है, फिर fx निकाल लेंगे, और फिर हमारा काम बन जाएगा। आ जाओ, चलो CI पहले देख लें कितना है सर, 50 54 54 58, 50 से 54, 54 से 58, 58 से 62, और 62 से 66, यही होगा, 4 ही है ना जी सर। उसके बाद क्या है सर, आपका f कितना दिया हुआ है 8 10 25 और 17, इसको सिग्मा f कर लो, जोड़ लो तो कितना आएगा सर, जोड़ लो 17 8 25 25 50 और 10 60 आएगा। अब इसका x निकालो, तो x निकलता कैसे है, दोनों का लीजिए L1 L2 डिवाइड बाय 2, यानी 50 और 54 कितना हो 104 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, तो 52, यहाँ पे 2 2 कितना का गैप है 4 का गैप है 56, फिर क्या हो 56 60, और 60 इधर क्या हो गया सर, इधर हो जाएगा 64, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। आइए अब इसको इंटू करिए, 52 गुने 8, 8 25 40 और 8 गुने 16, 416 आ गया, 56 गुने 10 560 आ गया, 25 छक 150 यानी कि 1500 आ गया, है ना, और 17 गुने 64 कर लीजिए 640, और इधर हो जाएगा यह आ जाएगा आपका 1088, ठीक है। चलो अब सिग्मा fx निकाल लो, सिग्मा fx कितना होगा, जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3564, देख लो, ठीक है। अब सर मीन इक्वल टू क्या, सिग्मा है fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f, 3564 डिवाइडेड बाय 60, काट दोगे तो आंसर आ जाएगा 59.4, ठीक है, आ जाएगा 59.4। चलो ये हो गया, क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा इजी है, क्या है पूछा है, इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, रिटन इज गा सी ना टा मो बाबे, इतना लंबा लिख दिया है, ठीक है। चलो क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग, रिटन इज जा का बा सी गा, ठीक है। कल्चर ऑफ इंडिया इज सॉफ्ट पावर, रिटन इज सा का सी बा लावा। पावर और ऑफ का बोला है, ढूंढ के बताइए पावर और ऑफ का क्या होगा सर, देखिए आंसर, आइए देखते हैं। हाँ क्या बोल रहा है, पहले लिख लें, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। कॉमन टर्म ढूंढे, ढूंढिए सर, बा और यहां तीनों में बा, 1 2 3 बा है, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए तीनों में क्या मैच, और कुछ मैच कर रहा है, बा के बाद फा भी है क्या सर, नहीं है, का है, का नहीं है, ठीक है। सी भी है, तो यानी कि जो 2 कॉमन है इसको पहले हटा दीजिए, क्या कॉमन होगा, इज कॉमन, इज कॉमन, इज कॉमन, एक गया, फिर क्या, और क्या, और कॉमन क्या है भाई साहब, और कॉमन इंडिया इंडिया इंडिया, ये गया, ठीक है। चलो तो ये क्या गया, बा और सी, बा और सी गया, सी और बा गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्या, अब इस दोनों में का कॉमन है, क्या कॉमन है, का, तो का क्या हो जाएगा, ऑफ, है ना, चला गया, ठीक है जी सर। फिर क्या इसमें सा ला वा बचा हुआ है, ठीक है, दोनों में कोई कॉमन है, कोई किसी का कॉमन है, देखो ढूंढो, ला गा, देखो ये दोनों में कॉमन कुछ होगा, क्या कॉमन है भाई साहब, ग्रोइंग,
हटा दो, क्या है, गा और गा हट गया, ठीक है। अब इसमें बचा सिर्फ फा, सॉरी फा बहुत सारा बचा है अभी, है ना। चलो और मैच करो, कोई बच रहा है, इसमें सिर्फ बचा है जा, तो पॉपुलेशन के लिए क्या बचा, जा, ठीक है। सा लावा यानी कल्चर, सॉफ्ट पावर, पावर पावर मिल रहा है, तो कुछ मिल रहा होगा, वाह वाह है गई, ये देखो ये गया, ये गया, तो ये पावर गया और ये पावर गया, ठीक है। चलो अब क्या बचा सर, इसमें सॉफ्ट और कल्चर बचा, सॉफ्ट कहीं है, मतलब देख लो कहीं और भी, ला सा कहीं है, सा नहीं है। अच्छा पावर, पावर तो चला गया, पावर के लिए क्या गया था जी, पावर के लिए वाह गया था ना, ये वाह, ठीक है। तो पावर के लिए तो वाह हो गया, जो पूछा था वो हमको मिल गया, वाह। और एक चीज क्या था जी, एक और क्या पूछा, ऑफ, ऑफ के लिए कहां गया, ऑफ के लिए हमने क्या देखा था, ऑफ के लिए क्या देखा था, का, वाह का, देखो यार अभी करते चले गए, हम लोग को पता नहीं चला, ये देखो ये क्या है ना, इसके लिए ऑफ देखा था और इसके लिए पावर, तो यही तो पूछ रहा था और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना, कोई फायदा है नहीं, ठीक है। चलो तो वाह और का हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, मिसिंग टर्म को ढूंढिए, ठीक है। आ जाओ, ये थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा डिफिकल्ट वाला है, एग्जाम में इसको आप कर पाओ नहीं कर पाओ नहीं पता, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला था। BLY, ठीक है, CNX DKW EOV, तो पूछा है नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखो बात समझो, ये दोनों तो कॉमन है कि ये पहला टर्म है, ये लास्ट टर्म है, फिर उसका सेकंड टर्म है, लास्ट सेकंड है, थर्ड लास्ट है, ठीक है। ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पहला और लास्ट है, ठीक है। तो उसी तरह से ई के बाद क्या हो जाएगा, एफ, और एफ के बी के बाद क्या हो जाएगा, PQRSTUVW, है ना। तो पी भी के पहले क्या होगा, सभी के पहले यू हो जाएगा, तो एफ और यू वाला तो कंफर्म है, तो एफ और यू तीन में, देखो आप देखो ये बीच में। अब इसमें पूछा है कि बीच वाला क्या होगा, तो देखो बीच वाला ना बड़ा घुमाया है, ठीक है। ये देखो यहां से एम इससे कनेक्ट किया है और ये इससे कनेक्ट किया है ना, क्या किया है, एम के बाद एन है तो +1, फिर एन के बाद ओ है तो +1, ठीक है। बात समझ में आया जी सर। और यहां क्या किया है, इसको देखो, यहां -1 कर दिया है, ठीक है जी सर। तो इधर भी नेक्स्ट आएगा तो क्या होगा, -1 ही होगा, है ना। एफ -1 मतलब कैसे पता चलेगा सर, देखिए हमने यहां क्या किया, एल है के है, तो जे ये दोनों का डिफरेंस लेके क्या किया, एन क्या किया, -1, है ना। देखो ये एल कितना नंबर में आता है सर, एल आता है 12 नंबर में, ठीक है। के कितना में आता है, 11 में, ठीक है। उससे पहले क्या आ जाएगा, जे, तो ये आ गया जे, ये के और ये एल, जे के एल, देख रहे हो, ये एल -1 में आया तो देखो यहां के आया -1, फिर इससे -1 एक कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, FJU। ध्यान से समझना इसको, इसमें बहुत पेचीदा वाला चीज है इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। देखो पहला और आखिरी वाला में तो क्या है, ये बात पता है सबको कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो फिर सेकंड है तो सेकंड लास्ट टर्म है, थर्ड है तो थर्ड लास्ट टर्म है, ये दिया हुआ है। अब मिडिल वाला में जो 5 है ना, इन पांचों में क्या किया कि इसको इसके साथ एक ऐड कर दिया, जैसे m है +1 किया तो n हुआ, n है तो +1 किया तो o हुआ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार नीचे में दूसरे नंबर से, पहला से नहीं, दूसरे में l है तो -1 किया तो k हुआ, ठीक है, और k है तो -1 किया तो j हुआ, बस यही j लिखना था, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो f और u तो हम कंफर्म है, और यहां हो जाता j, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट इसका है ना, 1 2 3 ये तो आ गया, फिर 1 2 3 नेक्स्ट किसका आएगा, इसका आएगा, -1 वाला आएगा, तो इसलिए JU आ गया। क्लियर है बात जी सर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, अ पर्सन सेल्स एन आइटम एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%, 40% डिस्काउंट पर एक सामान
बेचता है एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। कह रहा बाय व्हाट परसेंटेज वाज द मार्क प्राइस ऑफ आइटम मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। भैया बोल रहा है कोई एक पर्सन जो है एक सामान को बेचता है 40% डिस्काउंट पर मार्क प्राइस से। मान लो मार्क प्राइस 100 रुपया है, तो 40% डिस्काउंट पर बेचेगा तो कितना होगा जी सर 60 रुपया, ठीक है। 60 रुपया हो जाएगा, 40% डिस्काउंट तो जी सर 60 रुपया। अब ये जो 60 रुपया है इसमें 20% प्रॉफिट भी कमाता है वो, डिस्काउंट देने के बाद 20% प्रॉफिट भी कमाता है, तो इसका मतलब हुआ 60 रुपया बराबर 120%। लिखते जाएं, आ जाओ देखो क्या बोला। सपोज मार्क प्राइस इक्वल टू 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपीज। अब ये बोला डिस्काउंट देता है 40%, तो सर 100 का 40% 40 रुपया, तो 60 रुपया क्या हो जाएगा सर सेलिंग प्राइस, है ना जी। अब ये क्या बोला कि 60 रुपया सेलिंग प्राइस तो है, ठीक है, लेकिन ये 120% के बराबर है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसमें प्रॉफिट भी तो इंक्लूडेड है, 20% प्रॉफिट कमाता है और 100% अपना कॉस्ट रखेगा, तो 20% प्रॉफिट 120% हो जाएगा जी सर। तो 60% बराबर हो जाता है 60 रुपया बराबर हो जाता है 120%। तो अगर हम 5 रुपया बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा, बताओ 10% आ जाएगा ना। तो अगर 50 रुपया बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा ना। और 100% ही तो कॉस्ट प्राइस रहता है, 100% क्या रहता है कॉस्ट प्राइस। पूछा क्या है कि कितना ज्यादा है, किससे सर मार्क प्राइस, सर कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना था सर, ये था 100 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना है सर है 50 रुपया, तो डिफरेंस कितना आ गया 50 रुपया, ठीक है जी। अब ये पूछा है बताओ परसेंटेज कितना होगा, क्या पूछा है परसेंटेज, कितना परसेंट लेस या मोर देन या लेस देन, तो मोर देन करना पड़ेगा ना। 50 रुपया डिफरेंस निकल गया जी सर, और कॉस्ट प्राइस कितना है 50 इंटू 100 क्या आ जाएगा 100%। क्यों ऐसा किए सर, क्योंकि बेस वैल्यू हमारा हमेशा क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। मोर देन बोला है कितना ज्यादा था, तो भैया 100 रुपया मार्क प्राइस था और 50 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया, तो ज्यादा कितना हुआ 50 रुपया, तो इसीलिए 50 ऊपर भी हुआ और 50 नीचे भी हुआ, इंटू 100 कर दिए तो 100% आ गया। आंसर क्या होगा 100%, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंचते हैं, क्या कह रहे हैं देखते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंस लर्निंग। तो भैया कौन कौन सा लर्नर रिलेटेड फैक्टर है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है वो देखिएगा। आइए कह रहा है लर्नर्स लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन। बिल्कुल सही बात है कि लर्नर किस लेवल का एस्पिरेशन और मोटिवेशन रखता है, बिल्कुल सही बात है ना। कह रहा है लर्नर्स रेडीनेस एंड विल पावर, कितना पढ़ने का क्षमता रखता है। बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर, ये भी ठीक है। लर्नर का फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ये भी बात बिल्कुल सही है। पर्सनालिटी ट्रेट एंड बिहेवियर ऑफ टीचर, टीचर के बिहेवियर से लर्नर का क्या मतलब, तो गलत। ABCD आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है नॉलेज इज अराइव्ड थ्रू द गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर लॉज। कानून मतलब बोल रहा भाई साहब ऐसा फैक्ट हमको प्रोवाइड किए, ऐसा गैदर किए जो हमको कानून बनाने में मदद करेगा। तो कोई भी थ्योरी जब बनती है तो उसको बोलते हैं इंडक्टिविज्म। क्या बोलते हैं इंडक्टिविज्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है अ टीचर बिलीव दैट, टीचर भरोसा करता है या विश्वास करता है that she or he can reach even the most difficult students and help them learn is called teacher sense of efficacy। इसको बोलते हैं शिक्षक का प्रभाव उत्पादकता का भाव। मतलब वो टीचर को पहले पता चलता है कि कौन बच्चा कितना तेज है और कितना इसको समझने में दिक्कत आ रहा होगा। ये टीचर का सेंस ऑफ एफिकेसी है। क्या है सेंस ऑफ एफिकेसी। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, क्या कह रहा है देखो। कह रहा है इन जिक्सॉ the each student in a group is expected to specialize in one aspect of learning task। कह रहा है हर स्टूडेंट ग्रुप में एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक एस्पेक्ट ऑफ अलग एस्पेक्ट देगा लर्निंग टास्क के लिए, बिल्कुल सही है। तो दूसरा कह रहा था मेजर फोकस ऑफ द ग्रुप इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजी इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंक्वायरी स्किल्स। बिल्कुल सही। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि सर डेवलपमेंट हो आपकी स्किल्स का, ठीक है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है implicit memory refers to the intentional or conscious recollection or information।
ठीक है, तो सर ये तो गलत बात कह रहा है ना। और एक्सप्लिसिट मेमोरी रेफर्स टू द मेमोरीज आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ, बट सर ये दोनों अपोजिट कह रहा है, दोनों का दोनों गलत है, क्या है, इनकरेक्ट है, दोनों अपोजिट वाला कह रहा है, इम्प्लिसिट की जगह एक्सप्लिसिट और ये जगह बोथ आर इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द क्वेश्चंस ऑफ वेदर सोशल साइंटिफिक फाइंडिंग्स आर अवेलेबल एप्लीकेबल टू पीपल एवरी डे। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल वैलिडिटी। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न में से संबंधित है कि सामाजिक वैज्ञानिक निष्कर्ष लोगों के प्रतिदिन के प्राकृतिक सामाजिक परिवेश पर लागू होते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल वैलिडिटी। ठीक है जी, जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, कह रहा है स्पीयर्स रो इज जनरली एम्प्लॉयड मेजर स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्डिनल वेरिएबल्स। बिल्कुल सही बात है, गलत क्या है, पियर्सन कोएफिशिएंट रिलेशन आर इज वेरी यूजफुल व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कर्वीलिनियर, नहीं नॉन लीनियर है ना, इसको लीनियर होते हैं, कर्वीलिनियर नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। थर्ड नंबर ये देखो, पॉजिटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन है ना, ये हो गया ना, ये कोरिलेशन। क्या रहा था, पियर्सन कोएफिशिएंट मेजर इज स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू कंटीन्यूअस वेरिएबल, किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। और कर्वीलिनियर कोरिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट इज नॉट लीनियर, और यहाँ लीनियर रिलेशनशिप की बात होती है कोरिलेशन में, ठीक है, याद रखिएगा ये भी चीज। सर ये हम लोग कॉमर्स का है बट इसमें दे दिया है तो दे दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल फ्रॉम दी क्या है फॉलोइंग। सर नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ने पूछा, नॉन प्रोबेबिलिटी, तो सर देखिए ये तो बात सिंपल है, स्नोबॉल तो होगा ही, कोटा भी होगा है ना, और सिस्टमैटिक होगा कि नहीं, सर सिस्टमैटिक सैंपलिंग नहीं होने चाहिए, बी और डी, आंसर क्या होना चाहिए, बी और डी, है ना। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है ये देखो दिया गया ना, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी में हो गया सिंपल रैंडम, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज, और नॉन प्रोबेबिलिटी में अवेलेबिलिटी, जजमेंटल, कोटा और स्नोबॉल, आ गया ना जी। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, which of the following sections of research report are not considered for similarity checks and while detecting plagiarism। तो क्या क्या जो है ये नहीं, क्या बोल रहा है कि कौन सा सेक्शन जो है वो रिसर्च रिपोर्ट नहीं कंसीडर किया जाता है सिमिलैरिटी चेक के लिए, ठीक है जी सर। आइए देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चेक किया जाता है तो ये तो नहीं होगा, ऑल जेनेरिक टर्म्स लॉज ये नहीं चेक किया जाता, ये बात ठीक है, ऑब्जर्वेशंस सर चेक किए जाते हैं, कंक्लूजन्स सर कंक्लूजन भी चेक किया जाना चाहिए ना, कंक्लूजन भी चेक किया जाता है तो ये भी नहीं होगा, बिब्लियोग्राफी ये चेक नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ए बी और ई, आंसर क्या हो जाएगा, बी और ई, इसको चेक नहीं किया जाता है। जब आप प्लेगरिज्म में जाते हैं तो इसको चेक नहीं किया जाता, बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस को चेक नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है द पर्पस ऑफ थ्योरी इज टू जनरेट हाइपोथेसिस, क्या कह रहा है, थ्योरी क्या है, जनरेट करना हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, जिसको टेस्ट किया जा सके, है ना। तो ये याद रखिएगा, जब भी कोई थ्योरी को टेस्ट किया जाता है तो उसके लिए डिडक्टिविज्म यूज होता है, क्या होता है, डिडक्टिविज्म, दैट विल अलाउ एक्सप्लेनेशन फॉर लॉज टू बी असेस्ड, समझ रहे हैं। तो थ्योरी को टेस्ट करने की बात आ जाए डिडक्टिविज्म, थ्योरी को जनरेट करने की बात आ जाए, बनाने की बात आ जाए, मेकिंग थ्योरी, तो इंडक्टिविज्म, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिया गया है, व्हेन अ hazardous waste, क्या कह रहा है, व्हेन अ hazardous waste has either high or low pH value it must be treated as neutralization before discharge। बिल्कुल सही बात है, जब hazardous waste जो है जिसका हाई या लो pH वैल्यू हो उसको ट्रीट कैसे सर न्यूट्रलाइज किया जाता है ना, डिस्चार्ज करने से पहले। दूसरा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर एडेड टू द hazardous waste with low pH value न्यूट्रलाइज, नहीं सर ये गलत स्टेटमेंट है, तो पहला सही दूसरा गलत। देखो 42 क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कौन सा जो गैस कवर करता है अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना। उसके बाद क्या था, उसके बाद है मीथेन और है नाइट्रस ऑक्साइड, ABD यानी कि फर्स्ट नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है टेम्परेचर इन्वर्जन इन द एटमॉस्फेयर मेनली कॉज, क्या क्या करता है, वातावरण में तापमान का व्युत्क्रमण इनमें से किसका प्रमुख कारण है, तो भैया ये कारण है एक्यूमुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स का, किसका सर, वायु प्रदूषकों का संचयन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, DDT कंसंट्रेशन है ना,
among them as a result by accumulation और accumulation। तो भैया सबसे पहले इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें तो सर वाटर बॉडी, ठीक है, फिर आ जाएगा जू प्लैंक्टन्स, और फिर आ जाएगा फिश, और फिर आएगा फिशिंग इट बर्ड्स, तो ये आ जाएगा BDAC सेकंड नंबर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्योटो प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया गया था, कॉन्फ्रेंस 3 में। क्या कॉन्फ्रेंस 3 में, ये देखो कब हुआ था और कौन कौन कॉन्फ्रेंस हुआ था, डिटेल दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, ये PDF मिल जाएगा आपको नेट वाला भैया पे, वहां उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और 46 से 50 पे ऑलवेज आपको करना है, पैराग्राफ क्या बोलते हैं पैसेज है, ये आप देख लीजिएगा, है ना। और इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट नहीं करते हो यार, लाइक भी नहीं करते हो, है ना, लाइक और कमेंट जरूर किया करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।